कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। बच्चों, कुछ बच्चे मैं यहाँ पर देख रहा था। ओके, द वाइपर, द वेनम। सर, लिपिड क्या होता है? फैट को लिपिड बोलते हैं बेटा। हाँ भाई, कुछ बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि आई एम न्यू इन दिस क्लास। बेटा, जो पुरानी क्लासेस मैंने ले ली हैं एनिमल टिश्यू पर, ज्यादा नहीं है, शायद 4-5 क्लासेस ही हुई हैं, तो आप उनको रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लें। ठीक है जी। अभिषेक, बैकग्राउंड चेंज, सिटी भी चेंज। आई एम इन माई होम टाउन। कह रहा अभी तो मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप है, नहीं तो दिखाता। मेरी स्कूल इस विंडो से ही दिखती है। साइड वाले कैंपस में स्कूल है मेरी, जहाँ पर 12th तक पढ़े। चलिए जी। श्रेया कह रही है मैं नहीं बेटा, वो पुरानी रिकॉर्डिंग जरूर देखना क्लासेस की, ठीक है ना, उसी से लिंक बैठेगा फिर आगे। वैसोडाइलेशन क्या होता है? वैसोडाइलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल का रिलैक्स हो जाना, जिससे उनकी ल्यूमन का डायमीटर बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ल्यूमन का डायमीटर बड़ा हो गया तो वहां पर ज्यादा ब्लड आएगा। ठीक है जी। विथ सिटी, इट इज अलवर सिटी इन राजस्थान। व्हाट इज ल्यूमन? यार तुम यार ऐसे काम मत करा करो, किसी दिन रिफ्लेक्सली मुंह से कुछ निकल जाएगा। ल्यूमन क्या होता है? व्हाट इज ल्यूमन? यार तुम यार ऐसे काम मत करा करो, किसी दिन रिफ्लेक्सली मुंह से कुछ निकल जाएगा। ल्यूमन क्या होता है? हैं? ए क्या होता है ये भी पूछ लो। ए फॉर एप्पल होता है। ल्यूमन क्या होता है? किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो जगह होती है, एक नली है, ट्यूब है, उसमें से पानी निकलता है, तो पानी किस में से निकल रहा है? ल्यूमन में से निकल रहा है ना। ल्यूमन क्या होता है? लॉकडाउन में, लॉकडाउन तो अब क्या है कि अब पर्सनल विल पर है कि अपना बचाव करके चलो। स्कैवेंजर सेल जो डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। स्कैवेंजर सेल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की डेड सेल्स जो है उनको खा जाए और वहां से उन सेल्स को क्लियर कर दे, यानी सफाई करता है जो। तो मैक्रोफेज जो है वो इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्रोफेज किसे खाती है? मैक्रोफेज बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है। और साथ ही साथ मैक्रोफेज स्कैवेंजर सेल की भी तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज जो है वो डेड सेल्स को भी खाकर खत्म कर देती है। तो दोनों रोल प्ले करती है मैक्रोफेज। मास सेल, अरे मास सेल क्या होता है? मास सेल बताया था, बेसोफिल जैसा सेल होता है टिश्यू में, जिससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और साथ ही साथ एक एंटीकोएगुलेंट रिलीज होता है जिसका नाम है हेपेरिन। हाँ, आदित्य कह रहा है छोटे छोटे से बच्चे। लिम्फोसाइट कितने तरह का होता है? 2 तरह का, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और बाकी अगर आपको जानना हो इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, आप इससे जस्ट पहले वाली क्लास को एक बार फिर से देखना। उसमें सबके बारे में डिटेल समझाई हुई है, एक एक सेल को डिटेल में समझाया है। चले, लीजिए भाई, आज फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको फिर से थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन बैठ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी भाई, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। तो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर में हमने बोला था कि ये जो है ग्राउंड सब्सटेंस, ये होता है मैट्रिक्स। टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस याद आया? ग्रेवी, पनीर की सब्जी की ग्रेवी। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। किससे बना हुआ था मैट्रिक्स? जल्दी से नीचे टाइप कर देंगे बच्चे जो पिछली क्लास में अलर्ट थे, जिन्होंने क्लास अटेंड करी होगी पिछली, तो वो बताएंगे कि जो मैट्रिक्स है किससे बना हुआ है, सब्सटेंस क्या है। बिल्कुल सही बात, आकांक्षा ने जवाब दिया है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन सा था? हाइल्यूरोनिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ केमिकल थे, लिखो भाई जल्दी से, पिछली क्लास में याद करवाया था। यस, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं, ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस, जिनको हमने बोला था प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है जी। और उसका नाम भी बताया था क्या? ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस। चलो चलो ठीक है। ये ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स जो बना हुआ है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से और प्रोटियोग्लाइकेंस से, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्या? ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस।
चलिए अब इसके बीच बीच में, ये तो हो गया ग्राउंड सब्सटेंस यानी ग्रेवी, अब इसके बीच बीच में पनीर और शिमला मिर्ची पड़ी हुई है, यानी यहाँ पर कुछ सेल्स हैं और कुछ फाइबर्स हैं। इस मैट्रिक्स में क्या पड़े हुए हैं, कुछ सेल्स और कुछ फाइबर्स। तो देखो फाइबर कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर ये बीच बीच में फाइबर्स पड़े हुए होंगे, प्रोटीनेशियस फाइबर्स हैं, प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स हैं। तीन तरह के फाइबर हो सकते हैं, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर जो कोलेजन प्रोटीन से बने हुए हैं, येलो कलर के इलास्टिक फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, और फिर एक रेटिकुलर फाइबर। अच्छा ये रेटिकुलर फाइबर को अर्जाइरोफिल फाइबर क्यों बोला था, एक बार जल्दी से लिख देना कोई बच्चा। क्योंकि ये सिल्वर स्टेन से स्टेन होते हैं, ठीक है, स्टेन्ड बाय सिल्वर स्टेन, सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है, तो इसलिए इनको अर्जाइरोफिल फाइबर्स कहते हैं। तो ये तीन तरह के फाइबर आपको कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिल सकते हैं। अब कौन सी टिश्यू में कौन से तरह के फाइबर्स हैं, क्योंकि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स भी तो होंगे, तो किसी में कोलेजन फाइबर होंगे, किसी में इलास्टिक होंगे, किसी में रेटिकुलर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको तीन तरह के फाइबर्स मैट्रिक्स में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने बात करी थी कि यहाँ पर इस ग्रेवी में आपको कुछ सेल्स भी पड़ी हुई दिखाई देंगी। तो वो सेल्स कौन थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल थी, साइज में सबसे बड़ी थी, और साथ ही साथ ये भी बोला था कि ये इस तरह से इरेगुलर सेल है। क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्या निकले हुए हैं, सेल्यूलर प्रोसेसेस। तो साइज में बड़ी है, बहुत सारे सेल्यूलर प्रोसेसेस निकले हुए। इन सेल्स को क्या नाम दिया था हमने, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और यही वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो मैट्रिक्स भी सिक्रीट करती हैं और फाइबर्स भी बनाती हैं। इसका मतलब ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाली सेल कौन है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अच्छा एक और चीज बताई थी मैंने कि यही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं, ये जब ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो क्या होता है, इनसे मैट्रिक्स सिक्रीट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और साथ ही साथ फाइबर बनाने की भी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं, ऐसी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो पुरानी हो चुकी हैं, जो मैट्रिक्स नहीं बना पा रही, फाइबर्स नहीं बना पा रही, ऐसी सेल्स को, बिल्कुल सही जवाब हर्ष कुमार का, दैट इज फाइब्रोसाइट। अमृता बिल्कुल सही जवाब, दैट इज फाइब्रोसाइट सेल्स। तो वो पड़ी रहेंगी बस टिश्यूज में। और जो एक्टिव सेल्स हैं यहाँ पर, वो फाइब्रोब्लास्ट कहला रही हैं, जो मैट्रिक्स सिक्रीट कर रही हैं और फाइबर्स बना रही हैं। चलिए मैंने आपको एक और चीज यहां से बताई थी, कौन बताएगा, कि जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं लाइक बोन्स एंड कार्टिलेज, तो बोन्स एंड कार्टिलेज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मॉडिफाई हो जाती है। तो बोन की जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मॉडिफाई हो गई है वो क्या कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब सत्यम का, क्या, ऑस्टियोब्लास्ट। और जो ऑस्टियोब्लास्ट पुरानी होकर मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं वो क्या कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स। इसी तरह से कार्टिलेज के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, मॉडिफाई होकर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। और वही कॉन्ड्रोब्लास्ट जब पुरानी होकर टिश्यूज के मैट्रिक्स में पड़ी हुई रहती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई। तो ये होगी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में बातें। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर मैक्रोफेजेस पड़ी हुई हैं, क्या पड़ी हुई हैं इस टिश्यू में, मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। आपने कभी पढ़ा होगा जीवन के अंदर, डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड में मिलती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बताओ जरा कितने तरह की होती हैं ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स ब्लड में, दो तरह की, ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। इसका सीधा सा मतलब है, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मिलेंगे वो तो ग्रेन्युलोसाइट, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है वो एग्रेन्युलोसाइट। तो जरा बताओ ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। इनको डिटेल में कहां पढ़ेंगे हम, इनको डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, किसमें, ब्लड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो जब तक केवल नाम नाम थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा सा रिलेट हो रही है ये बातें, बाकी डिटेल में ब्लड वाले चैप्टर में बताएंगे इनको। एग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन होती है बताओ जरा, बिल्कुल सही जवाब, मोनोसाइट्स और दूसरी लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कितने टाइप की होती है जरा बताओ, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। वेरी गुड, सभी बच्चों के बढ़िया जवाब चल रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से ये सुनो कि जो मोनोसाइट है, और इधर देखो ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन है, न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों ही कैसी सेल्स होती हैं, फैगोसाइटिक, ठीक है। इनमें से जो मोनोसाइट होती है वो टिश्यूज में आकर टिश्यूज की रेजिडेंट भी बन जाती है, यानी जो मोनोसाइट ब्लड में घूम रही है वो तो घूम ही रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ मोनोसाइट टिश्यूज में आकर टिश्यूज की रेजिडेंट बन जाती हैं, और इन्हीं मोनोसाइट को अब टिश्यूज में क्या नाम दे देते हैं, मैक्रोफेज। याद आया, गंगाधरी शक्तिमान है।
बोलो। यानी मोनोसाइट टिश्यूज में आके क्या कहला रही है? मैक्रोफेज। चले जी। फिर आ जाओ मास्ट सेल। मैक्रोफेज का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल है। ये पैथोजेंस का यानी जो डिजीज करने वाले एजेंट्स हैं लाइक बैक्टीरिया और वायरस, उनका क्या करेगी? फैगोसाइटोसिस, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। और साथ ही साथ मैक्रोफेज स्कैवेंजर सेल की तरह भी काम करती है। चलो मास्ट सेल के फंक्शन बताओ। मास्ट सेल के क्या फंक्शन थे टिश्यूज के अंदर? मास्ट सेल, पहले तो ये बताओ मास्ट सेल किसकी जैसी सेल्स होती है, किसके सिमिलर होती हैं? ब्लड में कौन सी सेल के सिमिलर है? यस, देवयांशी का सही जवाब, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया। कशिश, सृष्टि, अतुल, सबने सही जवाब दिया। बेसोफिल, वैष्णवी, आदित्य, वेरी गुड बच्चों, अच्छी बात है कि आपने जो बढ़ाया गया वो आपने याद रखा। चलिए भाई, तो मास्ट सेल ब्लड में पाए जाने वाली बेसोफिल जैसी सेल है। हालांकि दोनों सेल्स अलग है, बेसोफिल अलग सेल है, मास्ट सेल अलग है, लेकिन मास्ट सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बेसोफिल जैसी है। ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मास्ट सेल के अंदर आपको बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे जो बेसिक डाई से स्टेन होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली किसके जैसी है? बेसोफिल जैसी। तो सीधी सी बात है, मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेंगे? बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। और ये मास्ट सेल क्या रिलीज करती है इस टिश्यू में? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जब इस मास्ट सेल से रिलीज होता है, तो हिस्टामिन की वजह से इस टिश्यू के अंदर आने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो वैसोडाइलेशन शो करती हैं। इस वजह से उस टिश्यू की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये हिस्टामिन कैपिलरी परमिएबिलिटी को भी बढ़ा देता है, जिससे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो ऊज आउट होकर कैपिलरी से बाहर निकलकर टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है। यही वजह होती है कि उस टिश्यू का कलर रेडिश हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, और साथ ही साथ वहां पर फ्लूइड ऊज आउट होकर टिश्यू में इकट्ठा होने की वजह से वो टिश्यू फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और इसी फिनोमिनन को क्या नाम देते हैं? इन्फ्लामेशन। याद है मास्ट सेल क्या रिलीज कर रही है? हिस्टामिन, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस हो गई? इन्फ्लामेशन। ठीक है जी। बाकी जो सेरोटोनिन है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है, और हेपेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है। सेरोटोनिन का इन्फ्लामेशन के अंदर रोल क्लियर नहीं है। हिस्टामिन का तो रोल क्लियर है कि हिस्टामिन क्या कर रहा है? वैसोडाइलेशन और साथ ही साथ कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है। सेरोटोनिन का इन्फ्लामेशन में रोल क्लियर नहीं है। और जो हिपेरिन है उसका काम हम जानते हैं कि वो एंटीकोएगुलेंट है, यानी वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने से रोकेगा। बेटा अभी टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, फिर डाल दूंगा आज नोट्स उसके ऊपर, नहीं तो ऑलरेडी डले हुए हैं। चलो आज अपडेटेड डाल दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट में टेलीग्राम लिंक दूंगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके ऊपर नोट्स डाल दूंगा फिर से। चलें, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गए मास्ट सेल के फंक्शन। फिर आती है एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स वो होती हैं जो फैट यानी लिपिड को स्टोर करती हैं। तो वाइपर पूछ रहा था कि लिपिड क्या होता है? फैट को ही लिपिड बोलते हैं, ठीक है जी। तो एडिपोज सेल्स के अंदर क्या डिपॉजिट होता है? लिपिड, या बोल दो फैट। अब देखो, दो तरह की एडिपोज सेल्स होती हैं। एक वो एडिपोज सेल्स हैं जिनके अंदर फैट एक सिंगल ग्लोब्यूल की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ये पूरा फैट डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब सेंटर में तो इस सेल के पूरा फैट भर गया। ये लो जी, फैट भर गया पूरी सेल के अंदर। तो जो साइटोप्लाज्म है, एक तो उसकी क्वांटिटी कम है, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म किधर की तरफ शिफ्ट हो गया? पेरिफेरी की तरफ। साथ ही साथ इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो न्यूक्लियस है वो उस फैट के कंप्रेशन की वजह से कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड। तो ऐसी जो फैट सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल्स। तो मोनो का मतलब सिंगल, यानी यहां पर जो फैट डिपॉजिट है सिंगल ग्लोब्यूल की फॉर्म में डिपॉजिट है, इसलिए इसको नाम दे दिया मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल। और दूसरी एडिपोज सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर फैट डिपॉजिट होता है बहुत सारे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, इस तरीके से। तो इन सेल्स को क्या बोल देते हैं? मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल्स। इतनी बात याद आ गई। चलो अब इसके बारे में और समझा देंगे। फिर आ जाओ लिम्फोसाइट्स। ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट घूम रही है, जो बताई थी यहाँ पर एग्रेन्युलोसाइट टाइप की डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट्स। तो ये बी और टी लिम्फोसाइट, दो टाइप की लिम्फोसाइट है। तो देखो, ये ब्लड में तो घूम ही रही है, साथ ही साथ कुछ लिम्फोसाइट टिश्यूज में भी आ जाती हैं। ठीक है जी। और इन्हीं में से जो बी लिम्फोसाइट की एक्टिव क्लोन्स होते हैं, जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, प्लाज्मा सेल्स को कार्टविल सेल क्यों कहते हैं? बताया था लास्ट क्लास में। एंटीबॉडीज तो बनाती हैं ये सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स यानी एक्टिव लिम्फोसाइट्स कौन सी? बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज।
लेकिन इनको कार्टविल सेल क्यों बोला था? क्योंकि इनके न्यूक्लियस का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो रेडियल स्पॉक्स की फॉर्म में अरेंज होता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात भाई, सीख गए। तो ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। चलिए अब एक बार इनको रीड कर लीजिए फटाफट, आज और डिटेल में पढ़ा देते हैं इनको। हाँ जी भाई, ये बता दिया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर तीन चीजें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाने वाली सेल्स कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो इसके लिए क्या लिखा है? लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैक्सिमम इन नंबर। और साथ ही साथ इन सेल्स की एक और खास बात क्या आई थी? कैसी सेल्स थी भाई ये? मल्टीपल प्रोसेस सेल्स, यानी इसकी सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारे क्या निकले हुए थे? ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। बोला था मैंने आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैसी हैं, इनसे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकले हुए हैं और वो भी ब्रांच्ड। तो इसलिए ये जो सेल्स हैं ये कैसी हो जाती हैं शेप में? इरेगुलर। फिर मेन फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज सेल्स टू प्रोड्यूस फाइबर्स। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। तो जो भी तरह के फाइबर्स आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, चाहे वो कोलेजन फाइबर हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे रेटिकुलर फाइबर्स हो, वो फाइबर प्रोड्यूस कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और साथ ही साथ ये भी बताया था दे आल्सो सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स को भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रोड्यूस करता है? फाइब्रोब्लास्ट। जब भी तो इसको क्या बोला है? चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। तो फाइबर्स बना रही है और मैट्रिक्स बना रही है, ठीक है जी। अब आते हैं ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। आपको बोल ही दिया था ये फाइब्रोसाइट्स कहलाती हैं, जो इनएक्टिव सेल्स हैं, जिनसे बहुत या बहुत कम के बराबर क्या रिलीज होता है? मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये मॉडिफाई हो सकती हैं किस में? ऑस्टियोब्लास्ट में और कॉन्ड्रोब्लास्ट में। तो देखा जाए तो जो बोन और कार्टिलेज हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के ही स्पेशलाइज्ड वर्जन है। तो वहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बोन के केस में तो क्या बन जाएगी? ऑस्टियोब्लास्ट। और जो कार्टिलेज है उसके केस में वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बन जाएगी कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सेल्स टू प्रोड्यूस बोन एंड कार्टिलेज। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन से रिलेटेड, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज से रिलेटेड। हाँ, अपने साथ साथ कुछ ना कुछ बनाते रहा करो, लिखते रहा करो कॉपी में। ये पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, इसमें तो सब लिखा हुआ है ही, लेकिन एक खुद से बनाए गए नोट्स, जो मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट करना, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है याद रखने के लिए। हाँ भाई। और अगर आपको मैंने बोला था जिस तरह से किसी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फाइब्रोसाइट्स। ऐसे बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जब ओल्ड हो जाती हैं और उस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहती हैं, तो ऐसी सेल्स को बोल देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऐसे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है किसमें? कार्टिलेज में, जब वो ओल्ड हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। याद रख लेंगे इस बात को। तो चलो आगे बोन्स और कार्टिलेज जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में आ जाएंगी ये बातें। इतना जब तक याद करना, रिलेट करना। फंक्शन आ ही चुका है, टू प्रोड्यूस फाइबर्स एंड सिक्रीट मैट्रिक्स। अब मैक्रोफेज के बारे में भी आपको बता दिया है। क्या है भाई मैक्रोफेज? क्योंकि मैंने बोला था मैक्रोफेज जो है वो बेसिकली क्या है? वो मोनोसाइट जो टिश्यू में आ गई है। और मोनोसाइट क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी शेप में कैसी होती है? अमीबॉइडल, अमीबा जैसी। तो देखो ये अमीबॉइडल शेप है कि नहीं? इस तरीके से कोई इसका पर्टिकुलर शेप नहीं है, ऐसे इधर उधर से ऐसे फैली सी पड़ी हुई है सेल्स, तो इनको क्या बोलते हैं? अमीबॉइडल शेप। तो ध्यान से सुनना, अमीबॉइडल इन शेप। और इसका जो न्यूक्लियस होता है देखो किस शेप का है? किडनी शेप, या इसी को बोलता है बीन शेप, या इसको बोल दो रिनिफॉर्म शेप। एक ही मतलब है, या तो बोल दो बीन शेप या रिनिफॉर्म शेप या किडनी शेप, ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म क्वांटिटी में एग्रेन्युलर है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम इज अपीयर ग्रेन्युलर। हालांकि बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं पर्टिकुलरली वो तो नहीं है, क्योंकि इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? मोनोसाइट को। मोनोसाइट को हम कैटेगरी में रखते हैं एग्रेन्युलोसाइट, यानी इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। लेकिन फिर भी इसका साइटोप्लाज्म हमें माइक्रोस्कोप में ग्रेन्युलर क्यों नजर आता है? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। सेल के अंदर होते हैं ना लाइसोसोम, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से ही हमें ग्रेन्युलर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्रेन्युलर दिखाई दे रही है, तो क्या ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं? नो, ये वो पर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स नहीं है जो ग्रेन्युलोसाइट्स में मिलते हैं। ये तो लाइसोसोम्स हैं बहुत ज्यादा नंबर में, इसलिए अपीयरेंस में थोड़ी ग्रेन्युलर दिखाई दे रही है। अदरवाइज जो पर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स ग्रेन्युलोसाइट्स में मिलते हैं ये वो ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है जी। इसलिए इनको बोलेंगे हमेशा एग्रेनुलोसाइट्स। फिर लिखा हुआ है दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर,
नेचर में फैगोसाइटिक है। दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस बाय फैगोसाइटोसिस, उस टिश्यू में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस आ जाएगा उसको ये खा जाएंगी, तो ये खाकर खत्म कर देंगी। ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो दूसरी सेल्स वो मरती रहती होंगी ना, तो उन सेल्स को वहां से क्लियर कौन करता है, उनको खाकर खत्म कौन करता है, मैक्रोफेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैक्रोफेज है ये बैक्टीरिया और वायरस को तो डिस्ट्रॉय कर ही रही है, और साथ ही साथ ये उस कनेक्टिव टिश्यू की डेड सेल्स को भी खाकर उस कनेक्टिव टिश्यू को क्लीन कर रही है। बोलिए जी। फिर आता है मास्ट सेल्स, इनको मेस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। अब क्योंकि मास्ट सेल भी किसके जैसी सेल्स हैं, किसके सिमिलर सेल्स हैं, बताओ जरा, मास्ट सेल किसके सिमिलर सेल्स हैं, बेसोफिल के। और बेसोफिल क्या है, ब्लड में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, अमीबॉइडल, ये भी अमीबॉइडल है। These are like basophils of blood in structure and function. In these cells, S-shaped nucleus is present. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बेसोफिल है, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में डिवाइडेड होता है, तो अबाउट 3 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और फिर ये तीनों लोब आपस में एक स्ट्रैंड से इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, तो यहाँ पर ये एस शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। बात समझ में आई? तो इसलिए इसको क्या लिखा है, एस शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 लोब्स। फिर लिखा हुआ है इन देयर साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, इसलिए तो इनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोल दिया था, क्योंकि इसके अंदर बेसिक डाई से स्टेन होने वाले बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है विच कैन बी स्टेन्ड विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। कौन सी आती है बेसिक डाई जिससे ये ग्रेन्यूल्स स्टेन हो सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू। इट इज इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एज दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। अरे ये पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, आज तो रिवीजन करा रहा हूं। 5 साल में पढ़ना है क्या एनिमल टिश्यू, और चैप्टर्स नहीं पढ़ने के 11th के? अरे बोल लो, मेरा क्या है, मेरे को तो 1.5 घंटे पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा जाऊंगा, बार बार वही बोलोगे तो वही पढ़ा जाऊंगा। 5 साल में पढ़ लेंगे, अपने क्या है। फिर मेरा भी ये सोच रहा हूँ मैं टारगेट कि इस साल 11th खत्म ही करा दूं। आपका भी है क्या ऐसा कुछ टारगेट, 11th खत्म करनी है इस साल या 2-5 साल में करनी है? चलो तो ध्यान से पढ़ो। ये बातें जो बच्चे भाई, कई बच्चे ऐसे भी तो आते हैं ना, घूमते फिरते भी आ जाते हैं बीच बीच में, पिछली क्लास में नहीं थे, उससे पिछली क्लास में नहीं थे, अचानक आ जाते हैं ना बीच बीच में, तो उनको लगता है कि क्या चल रहा है, अरे ये पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, रिवीजन करा रहे हैं मेरे नए बच्चों। चलो आ जाओ भाई। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में बहुत इंपॉर्टेंट सेल है मास्ट सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन। पहले तो बताओ ये हिस्टामिन किसका डेरिवेटिव है, लिख दो जल्दी से, कल बताया था आपको हिस्टामिन किसका डेरिवेटिव है, कौन से अमाइनो एसिड का? बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं बच्चे, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, नाम से क्लियर हो रहा है ना कौन सा अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। तो चलो, हिस्टामिन इज ए अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इट इज ए वेसोडाइलेटर विच डायलेट ब्लड वेसल। अब आप जानते हैं जो ब्लड वेसल होती है उसकी वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल। जब वो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी तो अंदर जो इस ब्लड वेसल की ल्यूमन है इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, तो उस टिश्यू की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है एंड इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, इसने एक और बात लिखी है, इट ऑल्सो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो उससे दोनों चीजें हो गई, जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो उस एरिया में रेडनेस आ जाएगी, और दूसरा जब ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन होकर और वहां कैपिलरी की परमेबिलिटी भी बढ़ गई तो ब्लड सप्लाई तो बढ़ी गई, साथ ही साथ उस ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा पार्ट वो उस कैपिलरी की वॉल से लीक होकर कहां निकल जाएगा, टिश्यूज में, और उसकी वजह से उस टिश्यू में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। तो रेडनेस भी आ गई, स्वेलिंग भी आ गई, और इसी को क्या कह देते हैं, इन्फ्लामेशन। बात समझ में आई? चलो फिर लिख रहे हैं व्हेन एलर्जिक सब्सटेंस एंटर इनटू द बॉडी मास्ट सेल स्टिमुलेट एंड सिक्रेट हिस्टामिन। तो एलर्जिक रिएक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जब भी कोई एलर्जिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, रेडनेस आ जाती है, और साथ ही साथ ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज विद डब्ल्यूबीसीज। तो इसमें ब्लड का कौन सा पार्ट, पूरा ब्लड एज इट इज बाहर नहीं निकलता है कैपिलरी से, ब्लड का जो केवल लिक्विड पार्ट है
वो बाहर आता है विद सम डब्ल्यूबीसीज, तो उसमें आरबीसी नहीं निकलती है बाहर। इसलिए जो ये फ्लूइड बाहर निकलता है कैपिलरी से, ये रेड कलर का नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लड का वो पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है और उसके अंदर कुछ डब्ल्यूबीसीज आ रही हैं, आरबीसी नहीं आ रही। इसलिए जो ये जो पार्ट ब्लड का लीक हो रहा है ये रेड कलर का नहीं होगा, ठीक है। और फाइनली वो जो एक्सेसिव फ्लूइड कहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, और इसकी वजह से वो एरिया स्वेल्ड अप हो जाएगा। तो देखो, दिस पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज एक्सुडेट। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट उस कैपिलरी से लीक आउट हुआ है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट, विच कॉज स्वेलिंग इन अफेक्टेड एरिया। तो उसकी वजह से वो टिश्यू फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेसिव क्या इकट्ठा हो गया, फ्लूइड। तो दिस स्वेलिंग इज रेड, वार्म एंड पेनफुल। दिस टाइप ऑफ स्वेलिंग इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। बात समझ में आई? तो ये इन्फ्लामेशन के बारे में जानकर चलेंगे। बाकी जब आगे आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आता है 12th में, उसके अंदर डिटेल में आपको इन्फ्लामेशन समझाया जाएगा, उसके अंदर इसी हिस्टामिन का रोल समझाया जाएगा। बेसिक रोल आप याद रखना, बाकी इससे और क्या क्या फायदे होंगे इन्फ्लामेशन से, कैसा मैकेनिज्म है, कैसे ये बॉडी की टिश्यूज को इन्फेक्शन से बचाता है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे कहां पर, 12th क्लास के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। तो अभी इतना सा याद रखना कि जिस भी एरिया में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर उस एरिया में कोई एलर्जन आ जाए, तो उस एरिया की जो मास्ट सेल्स हैं उनसे हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे उस एरिया में रेडनेस हो जाती है। साथ ही साथ कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ने से कैपिलरी से जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो लीक आउट हो जाता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सुडेट। और ये कहां कर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यूज के इंटरसेल्युलर स्पेस में, जिससे वो टिश्यू फूल जाता है, और इसी को बोलते हैं स्वेलिंग। तो ये रेडनेस, ये स्वेलिंग क्या कहलाती है, ओवरऑल इन्फ्लामेशन। और इसमें पेन भी होता है। क्यों बढ़ती है ब्लड सप्लाई, वैसोडाइलेशन हो गया ना। क्यों बढ़ती है ब्लड सप्लाई, ये वैसोडाइलेशन हो गया। वैसोडाइलेशन का मतलब ही क्या हो गया कि ब्लड वेसल की जो ल्यूमन है उसका डायमीटर बढ़ गया। तो ब्लड वेसल की ल्यूमन का डायमीटर बढ़ेगा तो ज्यादा ब्लड नहीं लाएगी क्या उस एरिया में, और वो वैसोडाइलेशन किसने करवाया है, हिस्टामिन ने। अरे बोलो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे से बच्चों। तो इधर उधर है ना, बीच बीच में ये इसको मिनिमाइज करके अगर बीच बीच में कोई दूसरे कपिल शर्मा का शो देखे आते हो तो बात अलग है, फिर तो कहां से समझ में आएगी बात। और अगर यही क्लास अटेंड कर रहे हो तो फोकस होकर क्लास अटेंड करो, सारी बातें आ चुकी हैं। चले जी, अब आ जाओ सेरेटोनिन। मैंने कहा था कि मास्ट सेल से एक और केमिकल रिलीज होता है, दैट इज सेरेटोनिन। तो इसको पहली बात तो सुनो, सेरेटोनिन का दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ये इसका दूसरा नाम है, याद रखेंगे, सेरोटोनिन का दूसरा नाम 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, और ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। तो चलो इस नाम से मुझे ये देखकर बताओ कि किसका डेरिवेटिव है। बोलो, अमीनो एसिड कौन सा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड है, देखो नाम में आ रहा है ना ट्रिप्टा, तो उसी से समझाओ, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। और ये कैसा है नेचर में, इट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इट कॉन्स्ट्रिक्ट वेसल्स एंड ब्लड सर्कुलेशन। उससे फायदा क्या होता है, जैसे सपोज किसी साइट पर इंजरी हो गई, जैसे मान लो चोट लग गई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो यहां पर ये मास्ट सेल सेरोटोनिन रिलीज करेगी जो उस एरिया में ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज कर दिया इसने ब्लड सप्लाई को, क्योंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसने ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, और ल्यूमन का डायमीटर कम हो गया। तो ल्यूमन का डायमीटर कम होते उस एरिया में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, ताकि अगर कोई चोट लग जाए और अगर वहां से ब्लीडिंग हो तो ब्लड सप्लाई कम होने से ब्लड लॉस कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये चोट लगने पर ब्लड लॉस को क्या करती है, लिमिट करती है। तो ये सेरोटोनिन का काम हो गया। ये भी किससे रिलीज होता है, मास्ट सेल से। अब एक और यहां पर आपको याद रख लेना, हेपेरिन। हिपेरिन के बारे में क्या भाई, हिपेरिन इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इट इज ए नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन इंजर्ड ब्लड वेसल्स। तो याद रखना, जब हमारे किसी भी टिश्यू में चोट लगती है तो ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है और वहां पर क्लॉटिंग इंड्यूस होती है, लेकिन वो अंदर ब्लड वेसल के क्लॉट ना बन जाए और वो क्लॉट ब्लड वेसल को ब्लॉक ना कर दे। तो इसलिए उस क्लॉट को बनने से, वहां पर इंटरनल क्लॉट को बनने से कौन रोकता है, हेपेरिन। क्योंकि हेपेरिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्जन को रोक देता है, और बिना थ्रोम्बिन बने हुए क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका मतलब हेपेरिन क्या कर रहा है, ये ब्लड वेसल के अंदर इंटरनल क्लॉट बनने से रोक रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से
ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी और टिश्यू की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ये इंटरनल क्लॉट बनने से रोकता है। फिर लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मास्ट सेल, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स सिक्रेट करने में ये भी रोल प्ले करती है। चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल कौन थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। लेकिन कुछ और सेल्स भी हैं जो मैट्रिक्स सिक्रेट कर सकते हैं, लाइक मास्ट सेल से भी थोड़ा बहुत मैट्रिक्स सिक्रेट होता है। चलिए भाई, अब आ जाइए एडिपोसाइट सेल, इसके बारे में मैं सब बता चुका हूं आपको, तो इसको भी पढ़ लो। ओवल शेप्ड सेल्स हैं जो स्टोर करती हैं किसको? फैट को, यानी लिपिड को। ठीक है जी, फैट यानी लिपिड। तो फैट इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बना लेते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। तो चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स एडिपोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, इसमें क्या होगा? इन दीज सेल्स सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? जैसे ये सेल थी और इसके सेंटर में एक सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो कम क्वांटिटी में होगा और पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस भी पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा और कंप्रेशन की वजह से फ्लैट हो जाएगा। तो ये लिखा है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल एंड साइटोप्लाज्म इज लेस अमाउंट। Due to compression of fat globule, nucleus become flattened in shape. These adipocyte cells form white fat. हमारी बॉडी में दो तरह का फैट होता है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट कौन सी तरह की एडिपोस सेल से बना हुआ होता है? इनको बोलते हैं मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। जबकि दूसरी है मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट, इनमें लिखा हुआ है इन दिस सेल्स मैनी स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस। तो इन सेल्स में क्या होगा? इन सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में ही होगा और उसके चारों तरफ छोटी छोटी बहुत सारी फैट ग्लोब्यूल्स पड़ी हुई होंगी। तो इसी वजह से इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। साइटोप्लाज्म इनमें ज्यादा क्वांटिटी में है, साथ ही साथ न्यूक्लियस जो सेंटर में है वो राउंडेड है। दीज एडिपोसाइट सेल्स फॉर्म ब्राउन फैट, और इस तरह की एडिपोसाइट सेल मिलकर कौन सा फैट बनाती हैं? ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट में कौन सी सेल्स हैं? मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। और ब्राउन फैट के अंदर कौन सी सेल्स हैं? मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। तो देखो, ब्राउन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक इनके अंदर पिगमेंट पड़ा होता है इन मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स में, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम, और इसकी वजह से इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? अरे बोलो, ब्राउन। तो ये पिगमेंट है यहाँ पर, साइटोक्रोम। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं इसको। फिर लिम्फोसाइट के ऊपर आ जाओ। लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये भी डब्ल्यूबीसी हैं, याद रखना डब्ल्यूबीसी अमीबॉइडल शेप की होती है। जैसे हमने मैक्रोफेज पढ़ा था, वो भी तो डब्ल्यूबीसी थी। अरे ब्लड में रहने वाली मोनोसाइट ही तो टिश्यू में आकर क्या कहला रही थी? मैक्रोफेज। तो कैसी शेप की होगी? अमीबॉइडल। ठीक है। फिर अरे ये बच्चे कुछ तो बीच में पढ़ते पढ़ते ही टेलीग्राम लिंक के लिए परेशान होते रहते हैं। मैंने बोला हाँ, इस बच्चे ने डाल भी दिया। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मैं इसको पिन कर देता हूँ। नहीं होगा क्या? नहीं होगा, तू कर दे पिन बेटा, इसको नहीं हो रहा तेरे से भी, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे यार, पढ़ लो पहले थोड़ी देर, बीच बीच में ऐसे नहीं, पहले पढ़ लो थोड़ी देर, बाद में बोला ना लास्ट में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक। हाँ भाई, अमीबॉइडल शेप याद रखना, डब्ल्यूबीसी सारी कैसी होती है? अमीबॉइडल शेप। जैसे मैक्रोफेज थी, वो भी तो डब्ल्यूबीसी थी। अरे ब्लड में पाई जाने वाली मोनोसाइट ही तो टिश्यू में आके क्या कहलाई थी? मैक्रोफेज। तो अमीबॉइडल शेप। इसी तरह से जो मास्ट सेल थी, वो भी बेसोफिल जैसी सेल थी, तो वो भी डब्ल्यूबीसी जैसी सेल थी, तो वो भी अमीबॉइडल है। लिम्फोसाइट भी खुद क्या है? डब्ल्यूबीसी। ये भी अमीबॉइडल शेप है। लेकिन लिम्फोसाइट की खास बात होती है कि इनका लार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से इनका साइटोप्लाज्म पेरीफ्री पे चला जाता है, और साथ साथ साइटोप्लाज्म इनमें कम क्वांटिटी में होता है। ये लिम्फोसाइट की खास बात है। साथ ही साथ इनका काम क्या है? प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेट एंटीबॉडीज। ठीक है। स्पेशली इनमें भी कौन सी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है? दो तरह की लिम्फोसाइट होती है कि नहीं, बी और टी लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो मैंने बोला था कि जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो डिवाइड होकर एक्टिव क्लोन्स बनाती हैं, और इन्हीं बी लिम्फोसाइट के एक्टिव क्लोन्स क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा सेल्स। और नीचे भी इन्हीं प्लाज्मा सेल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बी लिम्फोसाइट्स के डिवीजन से बनने वाले एक्टिव क्लोन्स हैं, तो ये भी अमीबॉइडल शेप के होंगे क्योंकि ये भी डब्ल्यूबीसी है। फिर इन दिस सेल्स राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो स्पॉक यानी रेडियल रोज की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, और इसी वजह से इस सेल को क्या नाम देते हैं? कार्ट व्हील सेल। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट दीज सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट्स। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है। तो ये बी लिम्फोसाइट्स के एक्टिव क्लोन्स हैं, और इनका काम प्रोड्यूस, सिक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी। तो सीधी सी बात है, यही बी लिम्फोसाइट जो ऊपर बता रहा था ना मैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट और सीक्रेट एंटीबॉडीज कर रही थी, उन्हीं बी लिम्फोसाइट के जो एक्टिव क्लोन्स हैं उनको हम प्लाज्मा सेल्स बोल देते हैं। तो इनका काम भी तो वही है, प्रोड्यूस, सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज।
तो चलो बताओ एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, जल्दी से बताओ। एंटीबॉडीज पैथोजन को मारने में मदद करती हैं, जो भी बैक्टीरिया और वायरस आता है उन पैथोजन्स को, बिल्कुल सही बात, 5 ड्रम्स। आई बात समझ में, बैक्टीरिया और वायरस जो भी हमारी बॉडी में आता है उनको डिस्ट्रॉय करने में एंटीबॉडीज हेल्प करती हैं। तो इसका मतलब मैक्रोफेज भी डब्ल्यूबीसी है, वो भी बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रही है, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, बैक्टीरिया और वायरस को फैगोसाइट करके, यानी उसको खाकर उसे डिस्ट्रॉय करती है। जबकि जो लिम्फोसाइट है उसमें स्पेशली जो बी लिम्फोसाइट जिनके एक्टिव क्लोन्स क्या है, प्लाज्मा सेल्स, ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इन पैथोजन के अगेंस्ट क्या बना देते हैं, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज उन पैथोजन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। तो ये केमिकल रिलीज करके पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, बोलो, एंटीबॉडीज। अरे डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स बोल दिया ना। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वही डिवाइड होकर जो एक्टिव क्लोन्स बनाती हैं, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, वही सेल्स क्या कहलाती हैं, प्लाज्मा सेल्स। साफ साफ तो लिखा हुआ है यहाँ पर, दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। बस ये होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कार्टविल शेप में अरेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरली बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी तो बी लिम्फोसाइट से डिवाइड होकर बनी है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स के क्या है, एक्टिव क्लोन्स। चलिए जी, अब फाइबर्स की बात कर लेते हैं। 3 तरह के फाइबर्स मैट्रिक्स में आपको बताए थे। कौन सा था पहला फाइबर, कोलेजन फाइबर, जो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, इसलिए इनको व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। ये ब्राइट कलर के होते हैं, और साथ ही साथ ये कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कोलेजन प्रोटीन से। ठीक है जी। इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन वर्टिब्रेट्स एंड ओनली कोलेजन फाइबर्स कंस्टिट्यूट 1/3 पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। बात समझ में आई। तो सबसे ज्यादा कौन से फाइबर्स, कौन सा प्रोटीन, बोलो, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन। फिर लिखा हुआ है दे आर वेवी एंड टफ फाइबर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं। 3 तरह के फाइबर थे ना, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। इसमें से सबसे टफ फाइबर्स कौन से होते हैं, बोलो, कोलेजन फाइबर सबसे टफ। तो जिस टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होंगे वो उतनी ही मजबूत होगी, याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये वेवी नेचर के हैं, इस तरह से रखे हुए होते हैं फाइबर, यूं वेवी नेचर के होते हैं फाइबर्स। और साथ ही साथ ये बंडल में अरेंज होते हैं, और इनके बंडल को बोलते हैं फेशिया। क्या बोलते हैं इनके कोलेजन फाइबर्स के बंडल को, फेशिया। फिर लिखा हुआ है ऑन बॉइलिंग दे कन्वर्ट इनटू जिलेटिन। जब इनको बॉयल किया जाता है तो ये एक जिलेटिन, जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इतनी सी बातें याद रखनी है कोलेजन फाइबर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखनी है कि ये व्हाइट कलर के हैं। दूसरी बात है ये सबसे टफ फाइबर है, तो जिस टिश्यू में अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा होंगे वो उतनी ही ज्यादा मजबूत टिश्यू होगी। और ये बंडल के फॉर्म में होते हैं, उन बंडल को क्या कहते हैं हम, फेशिया। और साथ ही साथ इनको जैसे ही आप बॉयल करोगे ये जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज जिलेटिन। तो ये इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरी इलास्टिक फाइबर के बारे में कुछ बातें याद रख लो। वैसे तो बता ही चुका हूं, नाम से क्लियर हो रहा है, इलास्टिक नेचर का फाइबर होगा ये। तो देखो, एक तो ये येलो कलर के होते हैं, इलास्टिक फाइबर कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के। दूसरा, ये इलास्टिन प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं, इनके प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इलास्टिन प्रोटीन। साथ ही साथ ये ब्रांच्ड होते हैं। कोलेजन फाइबर ब्रांच्ड नहीं थे, जबकि इलास्टिन फाइबर कैसे हैं, ब्रांच्ड। और ये कभी बंडल में अरेंज नहीं होते, ये सिंगली अकेले अकेले पड़े हुए होते हैं। बंडल में अरेंज भी कैसे होंगे, ये तो ब्रांच फाइबर्स है ना। बंडल में तो तब अरेंज हो सकते हैं सपोज ये वही अनब्रांच फाइबर्स हो, ऐसे बंडल में अरेंज हो गए ये सारे फाइबर्स मिलकर, तो कोलेजन फाइबर्स में पॉसिबल है। अभी तो ब्रांच फाइबर है, इसमें तो एक ही फाइबर से ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, तो ये बंडल में अरेंज हो सकते हैं क्या, ये एक ही फाइबर है जिससे इतनी ब्रांचेस निकल रही, तो ये बंडल में अरेंज नहीं होते हैं, अकेले पड़े हुए होते हैं। ठीक है, येलो फाइबर्स। और देखो, ब्रांचेस ऑफ दीज फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क। तो इन फाइबर से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनसे नेटवर्क बनता है। तो यहाँ बंडल नहीं बनेगा फाइबर्स का, यहाँ क्या बनेगा, फाइबर्स का नेटवर्क। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनेंगे आप, इनके बारे में एक सिंपल सी बात जान ले, इलास्टिसिटी मैक्सिमम है, तभी तो नाम ही क्या पड़ गया ना, इलास्टिक फाइबर्स, तो इलास्टिसिटी मैक्सिमम होगी। साथ ही साथ ये केमिकल्स के लिए भी रेजिस्टेंट है, और
ये बॉईल करने पर डिसॉल्व नहीं होते। देखो कोलेजन फाइबर तो बॉईल करने पे जिलेटिन में कन्वर्ट हो गया था, जबकि इलास्टिन फाइबर केमिकल से भी रेजिस्टेंट है और हीट रेजिस्टेंट भी है, यानी ये बॉईल करने पर डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फिर देखिए रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में जानिए, ऑल्सो नॉन एज अर्जाइरोफिल फाइबर सिंस दे कैन बी स्टेन्ड विद सिल्वर सॉल्ट्स। ये बात पहले समझा दी मैंने। अर्जाइरोफिल फाइबर्स ये कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? रेटिकुलर प्रोटीन से। और साथ ही साथ ये भी हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स हैं और ये भी एक नेटवर्क बनाएंगे। तो ध्यान से सुनना, जो कोलेजन फाइबर थे वो अनब्रांच थे और वो बंडल की फॉर्म में थे, जबकि इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं। तो ये बंडल नहीं बना रहे, ये नेटवर्क बनाएंगे। बात समझ में आई? फिर देखो, दे आर डेलिकेट फाइबर। सबसे डेलिकेट फाइबर होते हैं कौन? रेटिकुलर फाइबर्स। इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली एब्सेंट, थोड़ा भी खींचोगे टूट जाएंगे। दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। आई बात समझ में? तो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जब आप क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन इम्यून सिस्टम, वहां पर भी पढ़ाए जाएंगे और आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स आएंगे उनमें भी आपको पढ़ाए जाएंगे। क्या भाई? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिनके अंदर क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स स्टोर होती हैं, लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। तो उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो इस तरह के फाइबर से कंपोज्ड होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स। तो चलें आगे। फिर देखो मैट्रिक्स आपके लिए बता दिया मैंने कि मैट्रिक्स जो है वो किससे बना हुआ है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, दैट इज नॉन एज मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसका टाइप होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये एक मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है। कौन? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जांपल क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। और इसके अलावा एक एग्जांपल और लिख लेना, क्या? प्रोटियोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेन। और इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, क्या? ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस। याद है? चलिए, तो ये हो गया मैट्रिक्स। तो अब हमने ये जान लिया कि कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाला क्या क्या है। अब इसी बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पहले मैं आपको इधर से पढ़ा के लाता हूं। चलिए जी, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, बिल्कुल अलर्ट, सीखिए। कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होंगे, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। तो पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अब दो टाइप का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर हो गया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होंगे, यानी ग्रेवी ज्यादा है पनीर कम है, ये मान लो ना। मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होंगे। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहेंगे? क्यों है ये डेंस? क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज्यादा है, जिसकी वजह से टिश्यू कैसा हो गया? डेंस, और मैट्रिक्स कम है। तो याद रखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर ज्यादा, मैट्रिक्स कम। तो अब यहां पर देखें भाई, ये दो टाइप का आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन याद करो। पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप का हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर ज्यादा, मैट्रिक्स कम। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का हो गया? दो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और इसी तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इनका मतलब क्या है, एक एक करके सबको जानेंगे, लेकिन फिलहाल क्लासिफिकेशन। और यहां पर नीचे कुछ हम एक और टाइप के क्या पढ़ेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इस कनेक्टिव टिश्यू के स्पेशल टाइप हैं, जिनको हम बोलते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इसी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के क्या है? स्पेशल टाइप। ठीक है जी। फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होगा? स्पेशलाइज्ड। और उनमें काफी वेरिएशन आ गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से, जिसके अंदर एक तो आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से क्या डिफरेंस आ गया? जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था उसका जो मैट्रिक्स था वो कैसा था? लिक्विफाइड जेल टाइप। जबकि जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इसका जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुका है? मिनरलाइजेशन। बात समझ में आई? जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बोन। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा हो जाता है? सॉलिड।
क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम का मिनरलाइजेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। हालांकि कार्टिलेज होती जो है उनमें जनरली मिनरलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनका मैट्रिक्स कैसा रहता है, सॉलिड, क्योंकि उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो उसको सॉलिड बना देते हैं। तो ओवरऑल ये हो गया कि जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो ऐसा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर मैट्रिक्स सॉलिड है। अब वो क्यों है सॉलिड? कार्टिलेज के केस में तो वो मैट्रिक्स सॉलिड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन इन दैट मैट्रिक्स। और बोन का जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से बना है कि उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरलाइजेशन हो गया और वो क्या हो गई, रॉक सॉलिड। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलो इसी तरह से होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फाइबर फ्री मैट्रिक्स है, यानी जिसके मैट्रिक्स में कोई फाइबर नहीं है, जो कंप्लीटली लिक्विड है। तो इसलिए इसको नाम दे दिया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं ब्लड और लिम्फ। तो इस ब्लड और लिम्फ को हम इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, इस चैप्टर में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, इसको हम ब्लड वाले चैप्टर में कवर करेंगे। आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तहां वहां पर हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या इसके अंदर कॉर्पेसल्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और क्या होता है लिम्फ, वहां डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना सा याद रख के चलना है यहाँ से कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स फाइबर फ्री है, जो लिक्विड है, जिसका एग्जांपल है ब्लड और लिम्फ, जिसको पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू पढ़नी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। फिर से याद कर लो क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात क्या हो गई कि इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विफाई है, वो जेल टाइप है। ठीक है, तो यहां पर जो दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होंगे, डेंस वाले में फाइबर्स ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होगा। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का, एरियोलर और एडिपोस। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और उसके अलावा ही कुछ स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, लाइक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। सबके बारे में एक एक करके बताएंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के टिश्यू, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल में क्या खास बात हो गई कि इसका मैट्रिक्स सॉलिड हो गया, जिससे कार्टिलेज प्रोटीन डिपोजिशन, कुछ ऐसे प्रोटीन यहां पर होंगे जिसकी वजह से ये सॉलिड हो जाएगा। और साथ ही साथ बोन, इसके अंदर मिनरलाइजेशन हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट का। तो डिफरेंस आ गया कि नहीं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से। जबकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही अलग हो गया, क्योंकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर फ्री मैट्रिक्स है, कंप्लीटली लिक्विड मैट्रिक्स है, और उसमें भी फाइबर नहीं है, तो ये तो बह रहा है, लाइक ब्लड एंड लिम्फ। चले जी, तो ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। एक एक करके अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी पहले क्या पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है। तो चलिए भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें भी लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे पहले कौन से टिश्यू पढ़ेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कितने टाइप की थी लूज कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी से बच्चे यहां पर लिखकर बताएंगे मुझे, जल्दी से लिखकर बता दें। लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की थी, दो टाइप की, नाम लिख दे जल्दी से। एरियोलर और एडिपोज, बिल्कुल सही लिख दिया, कई बच्चों ने जवाब दे दिया, एरियोलर और एडिपोज। उनमें से पहली कौन सी पढ़ रहे हैं हम, एरियोलर। तो बस इतनी सी बात याद रखना, पहले तो हम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो कितने टाइप की थी, लूज और डेंस। अब लूज में भी पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। चलें, तो देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है। इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स ज्यादा दिखाई देगा, ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होंगे। तो देखो यहां पर आपको ये कुछ कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा। और कोलेजन फाइबर कैसे बोला मैंने इनको कि कोलेजन फाइबर्स हैं, ऐसी क्या चीज मैंने देखकर बोल दिया कि कोलेजन फाइबर्स है, कौन बताएगा। ये जो इस डायग्राम के अंदर फाइबर्स पड़े हुए हैं, ऐसी क्या चीज देखकर मैंने बता दिया कि कोलेजन फाइबर्स है, बंडल में प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सही बात, बंडल में प्रेजेंट हैं, स्ट्रेट हैं, ब्रांच नहीं है।
थोड़ा सा वेवी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ब्रांच नहीं है। आई बात समझ में? और अगर ऐसे यहाँ पर जैसे ये फाइबर्स पड़े हुए हैं, ये फाइबर्स, ये फाइबर देखो, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, ये कौन से फाइबर हो सकते हैं? ये वाले फाइबर देखो, ये आ गया ये फाइबर, ये कौन से फाइबर हो सकते हैं? ब्रांच है ना। ब्रांच फाइबर कौन से हो सकते हैं? इलास्टिक फाइबर या फिर रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ब्रांच फाइबर तो दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन ज्यादा नंबर में कौन से फाइबर्स हैं देखो? कोलेजन फाइबर्स। चलिए जी, तो ओवरऑल पहली बात तो ये समझे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है, और जो फाइबर्स हैं उनमें ज्यादा कौन से हैं? कोलेजन। ओवरऑल तो यही बोलेंगे कि मैट्रिक्स के कंपैरिजन में फाइबर्स बहुत कम है, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। लेकिन अब जो फाइबर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स। चलें, तो अब ध्यान से सुनो भाई, इसको हमने क्या बोला? नाम पढ़ो उसका। ऑल्सो नॉन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। आप समझ ही गए क्यों बोला ऐसा इसको? क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है। इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। जगह जगह, हर जगह फैला हुआ है टिश्यू, हर जगह बॉडी में इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। इसका काम क्या होता है? किसी भी ऑर्गन की वॉल में प्रेजेंट हो सकता है, पैकेजिंग के लिए यूज हो सकता है कि भाई टिश्यू के बीच में पैकेजिंग कर दे। तो इस तरीके से ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी है। फिर देखो, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स मैनी गैप्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जो है वो बंडल की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, कोलेजन फाइबर बंडल। लेकिन ये कोलेजन फाइबर का जो बंडल्स हैं ये कैसे पड़े हुए हैं? इरेगुलर। जैसे एक बंडल यहां पड़ा हुआ है, एक बंडल ये पड़ा हुआ है, एक बंडल ये, मतलब एक तो क्या होता, जैसे मतलब ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल होते, ये बंडल, एक बंडल ये है, फिर दूसरा बंडल ये है। ठीक है, और ये बिल्कुल रेगुलरली अरेंज होते हैं इस तरीके से, ये अलग अलग बंडल्स है कोलेजन फाइबर्स के, तो इनके बीच में गैप नहीं आता। लेकिन अब देखो यहाँ पर कोलेजन फाइबर का एक बंडल ये पड़ा है, एक बंडल ये पड़ा है, एक बंडल ये पड़ा है। इसका मतलब अब जब अलग अलग कोलेजन फाइबर्स के बंडल इस तरह से रैंडमली पड़े हुए होंगे, इरेगुलरली पड़े हुए होंगे, तो उसकी वजह से इस टिश्यू के अंदर बंडल्स के बीच में क्या रह जाएगा? गैप, स्पेस रह जाएगा। और इसी स्पेस को क्या नाम देते हैं? क्या बोलते हैं भाई? एरियोला। ये जो बीच बीच में स्पेस नहीं पड़ा, यहाँ खाली स्पेस नहीं दिख रहा आपको? हालांकि खाली हवा नहीं भरी हुई है, यहाँ पर मैट्रिक्स ही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी बंडल्स के बीच में क्या है? स्पेस, जिनमें क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना। तो अब इसी को क्या बोल देंगे? इन स्पेसेस को, जो मैट्रिक्स के ऐसे स्पेसेस हैं जो कहां पड़े हुए हैं? बंडल के बीच में, इन स्पेसेस को क्या बोल देंगे? एरियोली। और इसी वजह से इस टिश्यू का नाम क्या पड़ा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इन्हीं गैप्स की वजह से ये टिश्यू कैसा हो गया है? स्पॉन्जी। तो इसलिए इसको स्पॉन्जी टिश्यू भी बोल दिया। चलो जी, अब अगली कहानी सुनो। अब ये जो बचा हुआ एरियोली, अब समझ गए कि कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल रेगुलरली पड़े हुए हैं मैट्रिक्स में, उनके बीच में जो स्पेस बच गया बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स के बीच में, वो कहला रहा है एरियोली। और इस एरियोली में क्या भरा हुआ होगा? मैट्रिक्स भरा हुआ होगा, खाली तो होगा नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर सेल्स रखी हुई होंगी और कुछ दूसरे फाइबर्स जो ब्रांच फाइबर्स हैं, लाइक इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, वो पड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन मेनली कौन से फाइबर्स थे? कोलेजन फाइबर्स। तो पहली बात तो ये समझो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है। और जो फाइबर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन है? कोलेजन फाइबर्स। तो यहां पर जो कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स हैं वो इरेगुलर पैटर्न में पड़े हुए हैं, जिससे उनके बीच में गैप क्रिएट हो गया, एरियोली। उन एरियोली के अंदर क्या भरा हुआ है? उनमें मैट्रिक्स भरा हुआ है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स रखी हुई हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे फाइबर्स हैं, ब्रांच फाइबर्स लाइक इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स, वो रखे हुए हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उनके अंदर जो एरियोला होते हैं वहां पर इलास्टिक फाइबर्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन या तो जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे या वेरी नेग्लिजिबल होंगे। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से सुनना, हमने बोला था कि जो एरियोला है, एरियोला का मतलब क्या हो गया? ये जो स्पेस है, यानी ये तो क्या है? कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स, ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स है। इन बंडल्स के बीच में गैप है, इन गैप के अंदर क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स। कुछ सेल्स रखी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की, और दूसरे अनब्रांच्ड फाइबर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन अनब्रांच्ड फाइबर्स में से भी यहां पर कौन से फाइबर्स होंगे? येलो इलास्टिक फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स मोस्ट ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में या तो फ्यू होते हैं, वेरी नेग्लिजिबल होते हैं, या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं।
तो अब चलो मुझे एक बात बता दो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहली बात तो मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है, लेकिन जो फाइबर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन है? कोलेजन फाइबर। फिर उससे कम कौन है? इलास्टिक फाइबर। और सबसे कम या कंप्लीटली एब्सेंट कौन से हैं? रेटिकुलर फाइबर्स। तो मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज होती हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, उनके अंदर इलास्ट रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं? कंप्लीटली एब्सेंट। और अगर बाई चांस मिल भी गए एक आध फाइबर्स तो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो कैसे याद रखना है इस पूरे पॉइंट को कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम। अब जो कम फाइबर है ना, उन कम फाइबर्स में से सबसे ज्यादा फाइबर्स कौन से हैं? कोलेजन, जो बंडल्स की फॉर्म में है, लेकिन वो बंडल इरेगुलरली पड़े हुए हैं, इसलिए उन बंडल्स के बीच में गैप है जिसको बोल रहे हैं एरियोली। तो उन एरियोली में क्या भरा हुआ है? उन कोलेजन फाइबर्स के बंडल के बीच में जो स्पेस है एरियोली, उनमें क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स और कुछ सेल्स, और साथ ही साथ कुछ इलास्टिक फाइबर्स, और वेरी रेयर या कंप्लीटली एब्सेंट रेटिकुलर फाइबर्स। बात समझ में आई? तो इस तरह से सबसे ज्यादा कोलेजन फाइबर्स, फिर उनसे कम इलास्टिक फाइबर्स, और बहुत कम, वेरी फ्यू या कंप्लीटली एब्सेंट रेटिकुलर फाइबर। ज्यादा बहुत फाइबर सिंथेसिस क्यों नहीं होती उतनी? अरे तो अलग अलग सेल्स के जेनेटिक एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इसे ही तो बोलते हैं। भाई हमारे एक बात समझना बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ी बायोलॉजी की अप्रोच बनाओ। हमारी जो स्किन की सेल है तो हमारी बॉडी की सेल। जब हम स्किन की सेल के न्यूक्लियस को देखेंगे तो स्किन की सेल के न्यूक्लियस में भी सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, सारे के सारे वही जीन होंगे जो हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में। लेकिन स्किन की सेल इंसुलिन क्यों नहीं बना पा रही? केवल पेनक्रियाज की, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल ही इंसुलिन क्यों बना रही है, जबकि इंसुलिन जीन तो बॉडी की हर सेल के पास है। तो डिपेंड ये करता है, जीन तो सभी के पास है, लेकिन उन जीन का एक्सप्रेशन कितना और कहां होना है, ये सब सेल्यूलर डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। तो जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर सेल्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, उसी दौरान ये बात डिसाइड हो जाती है कि कौन सी सेल क्या काम करेगी और कितना करेगी। बात समझ में आई? सर व्हाट इज पोल? पोल पोल क्यों कराना है? पोल तो क्वेश्चन कराएंगे तब कराएंगे, वैसे जो पोल करा दे, पोल डांस करना है। लक्ष्य वेरी गुड बेटा, बस पढ़ते रहो, तुम तो अच्छे से समझते जाओ चीजों को। रियल डायग्राम, हाँ अभी ले आऊं, एक ह्यूमन बॉडी ले आऊं, है ना? ह्यूमन बॉडी काट के दिखाऊं तेरे को, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। एग्जाम में क्वेश्चन करना है, वहां पे टिश्यू खाना है बैठकर। रियल डायग्राम बढ़िया रहा। और कोई चैप्टर पढ़ाते टाइम तूने नहीं बोला कि सर रियल डायग्राम से पढ़ाओ? चलो जी, याद दो दो चार चार पॉइंट है इसके अंदर, याद करने वाला चैप्टर है ये कंप्लीटली। ये तो क्या है कि अब बेसिक है, स्टार्ट यहीं से करते हैं ताकि आपको बेसिक बॉडी का आइडिया तो हो, इसलिए उठाना पड़ता है इस चैप्टर को। नहीं तो फिर आगे वाले चैप्टर्स का बेस कैसे बनेगा, हमें कैसे पता पड़ेगा? जैसे सपोज हम लंग्स पढ़ रहे हैं, तो अब लंग्स का टिश्यू ही नहीं पता हमें, ओवरऑल ओरिएंटेशन ही नहीं है, तो फिर वहां पे जब लंग्स पढ़ाएंगे, उन ट्रैक्ट्स को पढ़ाएंगे, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो, ताकि मैं बोलूं कि देखो यहाँ पर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, तो एकदम से याद आ जाए कि हाँ भाई टिश्यू में पढ़ा था, इस तरह की एपिथेलियम या कनेक्टिव टिश्यू होती है। चलो भाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट बट रेटिकुलर फाइबर्स आर एंड रेटिकुलर सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, तो यही बोला था मैंने आपको कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फाइबर कोलेजन, फिर फ्यू फाइबर्स कौन से? इलास्टिक फाइबर्स, एरियोला में पड़े होंगे इलास्टिक फाइबर्स, तो बंडल की तरह है कोलेजन फाइबर्स, उनके बीच का गैप एरियोला, और उस एरियोला में मैट्रिक्स के साथ कुछ इलास्टिक फाइबर्स, फ्यू इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट हो सकते हैं। जो रेटिकुलर फाइबर्स है वो बहुत ही रेयर यानी नेग्लिजिबल होते हैं या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। अब खैर आपके लेवल पे तो हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि कंप्लीटली एब्सेंट, तो आप इसको इसी तरह से मान के चलो। बाकी हाँ, एक आध दो फाइबर पड़े हुए मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी रेयर, नेग्लिजिबल। फिर लिखा हुआ है इन सेल्स मास सेल्स, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स ज्यादा है, मैट्रिक्स ज्यादा है तो मैट्रिक्स के अंदर सेल्स भी ज्यादा होंगी।
फिर इन दीज एरियोली ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर आर आल्सो प्रेजेंट। अब ये जो एरियोली हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होंगी, नर्व्स पड़ी हुई होंगी, है ना, खाली जगह पड़ी हुई ना, उसके अंदर नर्व और ब्लड वेसल भी मिल जाएंगी। अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह का टिश्यू एक तो स्किन के नीचे प्रेजेंट हो सकता है, स्किन के नीचे। देखो हमारी स्किन में दो लेयर होती है, हमारी स्किन में दो लेयर होती है। बाहर वाली जो लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो बेस लेयर है वो कहलाती है डर्मिस। आई बात समझ में? सुपरफिशियल जो लेयर है वो तो एपिडर्मिस है, और जो बेस लेयर है जिस पर एपिडर्मिस ग्रो करती है, तो उस बेस लेयर को बोलते हैं डर्मिस। तो स्किन की ये लेयर्स हो गई। लेकिन अब स्किन कहां तक एक्सटेंड हो गई? डर्मिस तक। डर्मिस लेयर इज द लेयर ऑफ स्किन, बेस लेयर ऑफ द स्किन। अब डर्मिस के नीचे जो भी लेयर होगी, क्या वो स्किन की लेयर कहलाएगी? नहीं, वो कहलाएगी स्किन से नीचे वाली लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस, या टेला सबक्यूटेनिया, या सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्यूटेनियस का मतलब समझ गए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूटेनियस? स्किन के लिए ही क्या वर्ड यूज करते हैं? स्किन के लिए या तो डर्मा वर्ड यूज करते हैं या क्यूटेनियस वर्ड यूज करते हैं, क्यूटेनियस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर? हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे, डर्मा मतलब स्किन, यानी किसके नीचे वाले टिश्यू? स्किन के नीचे वाले टिश्यू, हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस तो कौन सी टिश्यू है? डर्मिस तो खुद स्किन की लेयर है, लेकिन उस स्किन की लेयर से नीचे, डर्मिस से नीचे जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? हाइपोडर्मिस। या फिर आप इसको बोल सकते हो सब क्यूटेनियस लेयर, क्योंकि क्यूटेनियस का मतलब भी क्या है? स्किन, और सब का मतलब भी क्या होता है? नीचे, यानी सब क्यूटेनियस। या तो उसको बोल दो हाइपोडर्मिस या बोल दो सब क्यूटेनियस लेयर। तो याद रखना, डर्मा और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, और उस स्किन के नीचे की तरफ जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? या तो बोल दो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू, या इसको लैटिन में बोलते हैं टेला सबक्यूटेनिया। क्या बोलते हैं? टेला सबक्यूटेनिया। और वहां पर भी आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन लेयर दिखाई दे सकती है। तो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट हो सकती है। तो स्किन के जस्ट नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है यानी हाइपोडर्मिस है, उसके अंदर आपको थिन लेयर किसकी मिल सकती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। साथ ही साथ ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहां मिल सकती है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन की वॉल में। तो जब हम ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन की वॉल की आगे वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी। जब मैं आपको आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उनमें सबकी हिस्टोलॉजी आएगी कि ट्रेकिया की स्ट्रक्चर क्या है, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन सबकी स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इनकी वॉल मल्टीपल लेयर्ड होती है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है टुवर्ड्स द ल्यूमन, वो तो कहलाती है म्यूकोजा लेयर। और उस म्यूकोजा से जस्ट अंदर वाली जो लेयर होगी, जैसे मान लो ये मैंने मान लो इंटेस्टाइन की वॉल बनाई, ठीक है, तो इंटेस्टाइन की वॉल है, और ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन है जिसमें फूड पास हो रहा है, और ये क्या है? पूरी थिकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। तो देखो जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो ल्यूमन को लाइन कर रही है वो तो क्या कहलाएगी? म्यूकोजा लेयर। फिर उसके जो इधर वाली लेयर होगी ये कहलाएगी सब म्यूकोजा लेयर। फिर उसके उधर क्या होगी? स्मूथ मसल लेयर। और सबसे बाहर क्या होगी? सिरोसा लेयर। तो ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी बस इतनी सी बात जान लें कि जो अंदर ल्यूमन है दैट इज लाइंड बाय म्यूकोजा लेयर, और उस म्यूकोजा लेयर के अंदर की तरफ ये कौन सी लेयर रखी हुई है जिस पर म्यूकोजा लाइन हो रही है, जिस पर म्यूकोजा टिकी हुई है, वो कौन सी लेयर है? सब म्यूकोजा। और इनकी जो सब म्यूकोजा लेयर है वो कौन सी टिश्यू से बनी हुई होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आई? तो वैसे तो ये सारी लेयर्स मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस एक वर्ड जानना है आपको भाई। एक ही दिन में सारी चीजें तो नहीं सीख सकते, टाइम से ही सीखेंगे, लेकिन कुछ बेस तो डेवलप करना पड़ता है ना। देखो फिर बता देता हूँ एक बार यहाँ पर। चलो, ये है इंटेस्टाइन की वॉल, ठीक है जी। ये है ल्यूमन जिसमें फूड पास होता है, नली है ना भाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो बताना जरा, ये जो सबसे ल्यूमन की तरफ अंदर वाली लेयर है ये कौन सी लेयर है? ये सबसे अंदर वाली लेयर जो ल्यूमन को लाइन कर रही है दैट इज म्यूकोजा। फिर इसके इधर जो लेयर है, ये वाली लेयर जिसपे म्यूकोजा टिकी हुई है, ये कौन सी लेयर है? सब म्यूकोजा। ये सब म्यूकोजा हो गई, ठीक है जी, ये सब म्यूकोजा बना दी। फिर उसके उधर कौन सी लेयर है? स्मूथ मसल लेयर। फिर स्मूथ मसल लेयर के भी बाहर कौन सी लेयर आ जाती है? सिरोसा लेयर। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी दीवार हो गई, तो दीवार में बहुत सारी लेयर्स है ना, और अंदर क्या है? ट्यूब की ल्यूमन जिसमें फूड पास हो रहा है। तो ये ल्यूमन लाइंड है म्यूकोजा से। फिर इसके बाहर की तरफ कौन सी लेयर आ गई है? सब म्यूकोजा। फिर उसके भी इधर की तरफ कौन सी लेयर आ गई? स्मूथ मसल लेयर। और फिर सबसे बाहर क्या आ गई? सिरोसा।
इसका मतलब ये जो भी ट्रेकिया, ब्रोंकाई या इंटेस्टाइन होते हैं, ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। इनकी वॉल में बहुत सारी लेयर्स हैं। तो इनकी वॉल की जो सब म्यूकोजा लेयर है, यानी म्यूकोजा से जस्ट बाहर वाली लेयर टुवर्ड्स द स्मूथ मसल लेयर, तो ये स्मूथ मसल, ये म्यूकोजा, और दोनों के बीच में क्या आ गई, सब म्यूकोजा। तो ये सब म्यूकोजा लेयर किससे बनी हुई होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दो चार बातें जाननी है, इससे ज्यादा बातें जाननी नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू लूज है एक, तो इसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर्स कम है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं वो इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, और उनके बीच में गैप है, उस गैप की वजह से यहाँ एरियोला बने हुए हैं, इसी वजह से इसको बोल दिया स्पॉन्जी टिश्यू। उन एरियोला के अंदर क्या रखा हुआ है, मैट्रिक्स, साथ ही साथ टिश्यू की सेल्स, और कुछ दूसरे फाइबर्स लाइक फ्यू इलास्टिन फाइबर्स एंड वेरी फ्यू या कंप्लीटली एब्सेंट कौन से फाइबर्स बोल सकते हो, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। फिर इन द सेल्स, मास सेल्स, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर, ये याद रख लेना कि यहाँ पर मास सेल्स, मैक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ज्यादा नंबर में होती हैं। दूसरी बात आप याद रख सकते हैं कि एरियोला स्पेस के अंदर आपको ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स भी दिखाई दे जाएंगे, नर्व की ब्रांचेस दिखाई दे जाएंगी। और इसका एग्जांपल एक तो स्किन के जस्ट नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किन के जस्ट नीचे वाली लेयर को, स्किन को तो डर्मा बोल रहे हैं या क्यूटेनियस बोल रहे हैं, तो इससे जस्ट नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस बोलेंगे या फिर सब क्यूटेनियस लेयर। उस सब क्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस में भी प्रेजेंट होती है थिन लेयर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ जो हमारी ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन की वॉल में म्यूकोजा के जो बेस पर लेयर रखी हुई है म्यूकोजा के, देखो ये तो म्यूकोजा थी, अब म्यूकोजा हवा में थोड़ी लटकी हुई है, अंदर म्यूकोजा किस पर टिकी हुई है, ये लेयर सब म्यूकोजा। तो इस सब म्यूकोजा लेयर की भी बात करें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दो चार तो एग्जांपल है, और याद क्या रखना है यहाँ पर, इंजरी होने से स्वेलिंग क्यों जाती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाएंगे। इंजरी होने से स्वेलिंग क्यों जाती है, इंजरी होने से भी मास सेल्स इंड्यूस हो जाती है वहां पर। साथ ही साथ डैमेज टिश्यू की सेल से भी, जब कोई टिश्यू पर इंजरी होगी तो टिश्यू की सेल्स डैमेज होंगी, और डैमेज टिश्यू की सेल से भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, और साथ ही साथ वहां पे मास सेल्स भी रिलीज क्या कर देती है, हिस्टामिन, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसको तो डिटेल में पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, खाना, कोई एक सेल दूसरी सेल को खा जाए, फैगोसाइटोसिस। नहीं, इस वाले चैप्टर में अर्थवॉर्म नहीं, अर्थवॉर्म, कॉकरोच वगैरह जो भी पार्ट होते हैं वो कवर होते हैं एनिमल किंगडम के साथ। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर के साथ दिए हुए हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसका और उस चैप्टर का कोई लेना देना ही नहीं है। वो चैप्टर ज्यादा बढ़िया कहाँ समझ में आता है, एनिमल किंगडम के साथ, अर्थवर्म, है ना, कॉकरोच लिए हुए ना आपके एनसीईआरटी में, तो उनको किसके साथ डिस्कस करते हैं, एनिमल किंगडम के साथ। एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, देखो अभी हमने जो यहाँ पर टिश्यूज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ये सारे के सारे टिश्यू हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं ना। सारे के सारे टिश्यू ऑलमोस्ट जो भी एग्जांपल ले रहे हैं सब ओरिएंटेशन किसका कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का। तो क्योंकि अब हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया है, ह्यूमन बॉडी का ओरिएंटेशन करना शुरू कर दिया है, इसलिए हम इस चैप्टर के बाद ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, ठीक है। तो या तो पहले एनिमल किंगडम पढ़ लो या पहले ह्यूमन पढ़ लो, अपन ने ह्यूमन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एनिमल किंगडम फिर से वैसा ही चैप्टर हो जाएगा, उसमें भी बैठ के याद ही करना है कि भाई इस फाइलम के अंदर ये कैरेक्टर्स हैं, ये फीचर्स हैं और इसके ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगेन वो चैप्टर ऐसा ही हो जाएगा, तो उसको बाद में लेंगे। अभी एक ये चैप्टर है, इसी में याद करने का बहुत कुछ है, तो इसको याद करते जाओ, और फिर जब आगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उससे रिलेट करते जाना। सबसे पहले
एंड कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप, एरियोलर और एडिपोज। तो उसमें से कौन सा पढ़ लिया हमने? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, जिसका एग्जांपल याद रख लेना। एक तो स्किन के नीचे थोड़ा बहुत एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है, कहां पर? हाइपोडर्मिस में, या बोल दो सबक्यूटेनियस लेयर में, स्किन के जस्ट नीचे। और साथ ही साथ सब म्यूकोजा लेयर ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन। तो जो भी ट्रेकिया, इंटेस्टाइन या ब्रोंकाई होती है, उनके अंदर ल्यूमन होती है, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लाइंड होती है म्यूकोजा से, और उसके जस्ट इधर वाली जो देखो बाहर वाली लेयर है, इसी को बोलते हैं सब म्यूकोजा। चलो भाई, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लो अब। आज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दें, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगली क्लास में कोशिश करेंगे बोन से स्टार्ट कर दें, यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स और कार्टिलेज पढ़ते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो दूसरे टाइप के और टिश्यूज होते हैं ना, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी नर्वस सिस्टम के साथ। दूसरा एक और टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू, उसको मसल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ, उसको ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहीं पर डिटेल में पढ़े जाते हैं, उसी के साथ वो अच्छे से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम कहां पर कंक्लूड कर देंगे? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज पढ़ते ही हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो जाए, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा 11th में, वो स्टार्ट होगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए भाई, आज एक सेकंड रुको। अरे अभी तो टाइम है भैया, अभी से टेलीग्राम लिंक मांगने लग गए तुम, पहले पढ़ लो थोड़ा सा। अब बात आती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, क्योंकि फैटी टिश्यू है, तो इसके अंदर कौन सी सेल्स ज्यादा होंगी नंबर में? एडिपोसाइट्स, यानी एडिपोज सेल्स। तो देखो, पहली बात तो समझो कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का तो मॉडिफिकेशन है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या था? लूज। और अगर सपोज इसी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा नंबर में कौन सी सेल्स आ जाएं? एडिपोसाइट्स, तो अभी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। तो चलो, इन एरियोलर मेजर कंपोनेंट इज एडिपोसाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू थी, उसमें भी एरियोली थे, लेकिन उनके एरियोली में क्या रखा हुआ था? मैट्रिक्स ज्यादा भरा हुआ था, लिक्विड जो मैट्रिक्स था वो ज्यादा भरा हुआ था। दूसरा, उसके अंदर कुछ सेल्स ज्यादा थी, लाइक मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, और उसके अंदर कुछ इलास्टिन फाइबर भी थे। लेकिन जो ये एडिपोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोला इसमें भी है, क्योंकि ये भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसके एरियोला में कौन सी सेल्स ज्यादा होंगी? एडिपोसाइट्स। तो बस इतना सा मान लो कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, इसके अंदर ये जो एरियोला था, स्पेस था, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स के बीच में, इसमें क्या भरा हुआ था? मैट्रिक्स, कुछ सेल्स ज्यादा थी लाइक मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स, और कुछ इलास्टिन फाइबर्स थे। लेकिन अगर मान लो इन्हीं एरियोला के अंदर कौन सी सेल्स ज्यादा आ जाएं? एडिपोसाइट सेल्स। तो यही टिश्यू अब क्या कहलाएगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लिख रहे हैं यहां पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखो भाई, इसके अंदर क्या स्टोर होता है? फैट, क्योंकि एडिपोसाइट सेल्स ज्यादा हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आल्सो प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रहता ही है, यानी यहाँ पर ब्लड वेसल्स और उसकी ब्रांचेस आपको मिलेंगी, ठीक है। अब ये कहां प्रेजेंट हो सकता है? beneath the skin if this tissue is treated। आपको पता है ना, चर्बी स्किन के नीचे भी तो होती है, जैसे बोलते हैं आमतौर पे चर्बी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस फैट। तो स्किन के नीचे हमने क्या देखा? हाइपोडर्मिस, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसमें एक थिन लेयर तो किसकी थी? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और फिर एक थिक लेयर किसकी आ जाएगी यहां पर? फैटी टिश्यू की। बात समझ में आई? तो कहां मिलता है इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा? बिनेथ द स्किन, यानी हाइपोडर्मिस में हमने दो तरह की कनेक्टिव टिश्यू देख ली, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इटसेल्फ जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू थी वो तो थिन लेयर की फॉर्म में थी, तो इसका मतलब हाइपोडर्मिस में थिक लेयर किसकी है? फैटी कनेक्टिव टिश्यू की। बात समझ में आई? तो इफ दिस टिश्यू इज ट्रीटेड विद अल्कोहल, तो एक फैटी टिश्यू है, तो अल्कोहल से अगर इसको ट्रीट किया जाएगा तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, फैट है ना।
तो फैट क्या होगा, उस एल्कोहल के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। और एडिपोसाइट सेल्स का अगर फैट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, जैसे ये एडिपोसाइट सेल्स थी, इसके अंदर फैट भरा हुआ था, तो अगर ये सेल्स के अंदर कंप्लीटली फैट डिसॉल्व हो गया तो ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, वैक्यूलेटेड, ये जगह खाली हो जाएगी कि नहीं, और यहां पर क्या बन जाएगी, वैक्यूल। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूलेटेड एडिपोसाइट्स। तो अगर आपने एडिपोसाइट सेल्स को एल्कोहल से ट्रीट कर दिया तो उस एल्कोहल से उसके अंदर रखा हुआ फैट डिसॉल्व हो जाएगा और वो जगह खाली हो जाएगी, वैक्यूलेटेड हो जाएगी। तो नाउ दीज सेल्स बिकम वैक्यूलेटेड। तो अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स दो तरह की थी, कौन सी भाई, मोनोलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। तो जिस फैट के अंदर मोनोलेक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स होंगी वो व्हाइट फैट कहलाएगा, और जिस फैट के अंदर मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होंगी वो ब्राउन फैट कहलाएगा। अरे बोलो। तो चलो, व्हाइट फैट की क्या बात है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, यही बात हम पढ़ के आए थे, इन विच सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड पेरिफेरल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये बात अभी थोड़ी देर पहले समझा लाया था मैं सेल्स में। ये मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स में एक सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल होगा जिसकी वजह से पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, क्वांटिटी में कम होगा, और साथ ही साथ उसी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा। ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो लेस इन नंबर। तो इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम नंबर में होता है। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो जीवन में पढ़ा होगा आपने कई बार। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, कैसे क्या बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी, याद है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वेरी गुड। तो सीधी सी बात, अगर इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म कम है तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नंबर में कम होंगे। इसका मतलब इन सेल से फैट से कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो व्हाइट फैट होता है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू ब्राउन फैट। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पेनिकुलस एडिपोसस। अब ये पेनिकुलस एडिपोसस क्या है, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। ये एक थिन कंटिन्यूअस लेयर ऑफ द व्हाइट फैट अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। अब जैसे जिस इंसान के अंदर फैट ज्यादा होता है, जैसे होता है ना ओबीस पर्सन, फैटी लोग, उनके अंदर इसी जगह पर ये जो पेनिकुलस एडिपोसस है ये ज्यादा थिक हो जाती है। तो जितना ज्यादा बॉडी में फैट होगा उतना ही ज्यादा पेनिकुलस एडिपोसस थिक होगा। तो पेनिकुलस एडिपोसस क्या है, वैसे तो जनरली एक थिन कंटिन्यूअस लेयर होती है किसकी, व्हाइट फैट की, कहां पर, अंडर द डर्मिस, और स्किन के नीचे कोई लेयर प्रेजेंट है, यानी डर्मिस ऑफ स्किन के कोई चीज नीचे है, तो उसको नाम क्या दे दिया, हाइपोडर्मिस। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोडर्मिस होती है, स्किन के नीचे वाले टिश्यू होती है, इसमें एक थिन लेयर तो किसकी प्रेजेंट होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ी थिक लेयर किसकी बनी हुई होती है, फैट की, और उसी फैटी लेयर को क्या बोलते हैं, पेनिकुलस एडिपोसस। बात समझ में आई। तो पेनिकुलस एडिपोसस हाइपोडर्मिस का पार्ट है, यानी हाइपोडर्मिस का वो पार्ट जो फैट से बना हुआ है क्या कहलाएगा, पेनिकुलस एडिपोसस। ठीक है, और जितना ज्यादा पर्सन क्या होता जाएगा, फैट डिपोजिट, भाई अलग अलग लोगों के अंदर फैट का डिपोजिशन होता है ना, कम ज्यादा, कोई कम पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई स्किनी होता है। तो ऐसे केस में जो पर्सन जितना ज्यादा फैटी होगा उसके पेनिकुलस एडिपोसस की थिकनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहले तो ये समझो व्हाट इज हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। तो इसका मतलब ये हुआ जो डर्मिस ऑफ स्किन है उसके नीचे वाली लेयर को हमने क्या बोल दिया, हाइपोडर्मिस। बात समझ में आई, इसलिए इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस या इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल दो। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, थिन लेयर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे फिर एक आ गई किसकी लेयर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है इस हाइपोडर्मिस में, उसी को क्या नाम दे रहे हैं, पेनिकुलस एडिपोसस, जिसकी थिकनेस अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती। तो व्हाइट फैट का क्या एग्जांपल मिल गया हमारी बॉडी में, एक तो एग्जांपल मिल गया ना, क्या मिल गया, व्हाइट फैट का एग्जांपल पेनिकुलस एडिपोसस, यानी स्किन के नीचे वाली हाइपोडर्मिस लेयर जिसके अंदर ये लेयर प्रेजेंट है। तो बताओ स्किन के नीचे हाइपोडर्मिस लेयर में आपको कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल मिल गए, दो मिल गए ना। एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो अभी ऊपर पढ़ा के लाया था, यहां पर नहीं पढ़ाया था अभी, यहाँ पे नहीं पढ़ा है भाई आपको, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या लिखा था, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द स्किन, कहां पर, हाइपोडर्मिस। और इसी में आपको एक और एग्जांपल मिल गया,
तो स्किन के नीचे कितने तरह का आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल गया? दोनों तरह का मिल गया ना, एरियोलर भी मिल गया और एडिपोज भी मिल गया। लेकिन जो स्किन के नीचे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, क्या? पेनिकुलस का एडिपोसस। बस ये नाम एक्स्ट्रा दे दिया तो एक नाम एक्स्ट्रा याद रख लो। तो पहली बात तो हाइपोडर्मिस का मतलब समझ में आया। हाइपोडर्मिस का मतलब है स्किन की डर्मिस के नीचे वाली लेयर, जिसमें दो लेयर हो गई। ठीक है जी, कौन सी लेयर हो गई? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और फैट की लेयर। फैट यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को यहाँ पर नाम क्या दे दिया? पेनिकुलस एडिपोसिस। अब ये चीजें ऐसे रिलेट करनी होती है भाई आपको। अब स्किन के नीचे अपने आप इमेजिन हो जाना चाहिए कि दो लेयर बनी हुई है पतली पतली सी। एक तो बहुत पतली लेयर है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और एक लेयर वहां पर बनी हुई है किसकी? फैट की, एंड दैट इज पेनिकुलस एडिपोसिस। ठीक है, तो आज ये बात बस एक बार व्हाइट फैट के एग्जांपल जान लो, फैट खत्म कर देते हैं बस, फिर बाकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एग्जांपल पढ़ लो भाई। क्या भाई? येलो बोन मैरो। जब मैं आपको अगली क्लास में बोन्स पढ़ाऊंगा ना, तो बोन्स के अंदर आएगी कैविटी, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। दो तरह की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो के अंदर तो ब्लड प्रोड्यूस होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि येलो बोन मैरो के अंदर ऐसा कोई भी ब्लड का कंपोनेंट प्रोड्यूस नहीं होता, उसके अंदर कंप्लीटली व्हाइट फैट भरा हुआ होता है। तो ऐसी बोन मैरो को नाम क्या देते हैं? येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो नाम से क्लियर हो गया, बोन के अंदर जो कैविटीज हैं वो बोन मैरो कहलाती है। जिसमें रेड बोन मैरो की कैविटी में तो ब्लड प्रोड्यूस होता है, और जो येलो बोन मैरो है वो कंप्लीटली व्हाइट फैट से भरी हुई होती है, उसमें कोई ब्लड प्रोड्यूस नहीं होता। तो बोन के कौन से पार्ट में तो रेड बोन मैरो होती है, कौन से पार्ट में येलो बोन मैरो होती है, इनको जानेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, चलो और बता दो कहां पर मिलेगा व्हाइट फैट? ब्लबर, ये तो जानते होगे ना। थिक लेयर ऑफ व्हाइट फैट फाउंड अंडर डर्मिस ऑफ द स्किन इन व्हेल, सील, एलिफेंट। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या था? हमारी बॉडी के स्किन के नीचे भी व्हाइट फैट था, जिसे बोला था पेनिकुलस एडिपोसस। लेकिन यही पेनिकुलस एडिपोसस कुछ एनिमल्स के केस में, लाइक व्हेल, सील, एलिफेंट्स, इनमें बहुत ज्यादा थिक होता है ये फैट, तो इसको नाम दे देते हैं क्या? ब्लबर। इसी तरह से हम्प ऑफ कैमल, हम्प जानते हो कैमल का, उसमें भी व्हाइट फैट भरा हुआ होता है। टेल ऑफ मरीनो शीप, उसमें भी व्हाइट फैट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल याद रखेंगे व्हाइट फैट के। ब्राउन फैट के बारे में आप जान ही चुके हो। ब्राउन फैट के अंदर कौन सी एडिपोसाइट सेल्स होंगी? मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर सेल्स आप जानते हो, सेंट्रल न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। साथ ही साथ ये और बात जान लो कि इनके अंदर क्या खास बात होती है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। ये देखो, इसकी वजह से ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं इन कंपैरिजन टू व्हाइट फैट। और यही वजह होती है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ब्राउन फैट ज्यादा होता है, और उसी ब्राउन फैट से उनमें ठंड से प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्राउन फैट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उतनी ही ज्यादा उसको ठंड से बचाव मिलेगा। फिर इसके अलावा ये एग्जांपल हो गया रोडेंट्स लाइक रैट, श्रू, क्योंकि इनमें हाइबरनेशन होता है। आप जानते हैं ये जो एनिमल होते हैं रैट और श्रू, ये ठंड के टाइम में बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं जाकर, बाहर ही नहीं निकलते। तो उस दौरान जब तक ये वहां पर हाइबरनेट रहते हैं, तब तक इनको एनर्जी किससे मिलती है? इनको उस ब्राउन फैट से एनर्जी मिलती है। तो ये ब्राउन फैट स्टोर करते हैं बहुत ज्यादा। तो ये होती है ब्राउन फैट की खास बात। तो ह्यूमन के अंदर ब्राउन फैट, हमारी बॉडी में अभी एडल्ट है ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या ब्राउन फैट है? कौन बताएगा? चलो अब थोड़ा सा नॉलेज, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। आज तो पढ़े डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मुझे तो बस इतनी सी बात बता दो, यहाँ पर हमारी बॉडी में ब्राउन फैट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अरे है हमारी बॉडी में अभी भी ब्राउन फैट, हमारी बैक पर। सबसे ज्यादा ब्राउन फैट हमारी बॉडी में कहाँ होता है? बैक रीजन पर। ये जो पीछे होती है बैक, इस पे होता है ब्राउन फैट सबसे ज्यादा। और खैर न्यूबॉर्न में तो बहुत ज्यादा होता है ब्राउन फैट। ये तो प्रोटेक्शन है उसकी, ठंड से बचाता है उसको। तो ब्राउन फैट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू व्हाइट फैट, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। तो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स व्हाइट फैट बनाती है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एनर्जी कम प्रोड्यूस करती है। जबकि ब्राउन फैट मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल से बने हुए हैं, और मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सिंपल। क्या है इसमें? गर्मी में ठंड से बचाता है कोका कोला। बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी तो देखो, मैं यहाँ से एक आपको बात बता देता हूँ।
एनसीईआरटी में इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बातें सारी लिखी हुई हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल में लिखी हुई नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। बेटा मेरी एक बात याद रखना, 15 to 20 क्वेश्चंस आजकल ऐसे देखने को मिल रहे हैं हर साल। आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो एनसीईआरटी से कवर नहीं होते। ट्रेंड चेंज हो गया। बात समझ में आई? पिछले 2-3 साल से हम ऐसा देख रहे हैं। हाँ, एक्सेप्शनली जो नीट यूजी हुआ था 2019 में, वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से कवर हो रहा था। लेकिन उसी साल नीट यूजी ओडिशा में अलग हुआ था, क्योंकि वहां तूफान आ गया था, तो वहां पे दोबारा से नीट हुआ था, ओडिशा नीट। वो भी उसी एनटीए ने लिया था, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, आउट ऑफ द एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अब हमें अगर अच्छी रैंक प्रोड्यूस करनी है तो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए एक एक लाइन, लेकिन अकेले एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। तो अब हमको क्या करना है, जो मैं आपको यहाँ पे ये मटेरियल दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देखो आप एक काम, तो मटेरियल तो आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में है ही, इसको तो आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तो आप एक प्रैक्टिस के लिए साथ में कॉपी रखें और उस पर नोट भी करते जाएं। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उस लैंग्वेज में रफली नोट कर लें। एक बार वो आपके हाथों से लिखने में आ जाएगा। एक बार आप डायग्राम से, जो भी यहाँ पर, ऐसे तो अभी कोई डायग्राम ज्यादा आए नहीं है, क्या है इसमें डायग्राम, क्या है, ऐसे रफ से डायग्राम है, लेकिन बाई चांस अगर फिर भी आप बनाकर देखते हैं, आपके हाथ से निकलेगा, तो एक अच्छा आपका प्रैक्टिस डेवलप होगा और आपको चीजें याद होंगी। तो अब आपको ये सारा कंटेंट कवर करना है। अगर रैंक प्रोड्यूस करने की सोच रहे हो, अच्छे रैंक से, अच्छे नंबर से पास होने की सोच रहे हो, तो अकेले एनसीईआरटी से काम नहीं होगा। अरे समझे कि नहीं छोटे छोटे बाल को। सर बैक में ही क्यों होता है? अरे तेरी दोनों आंखें यहीं क्यों बनी है, यहाँ क्यों नहीं बनी? अरे यार, इसको इसको लिंक कर दूं क्या मैं? ये बच्चा मेरा लिंक डाल तो रहा है। बेटा उसको पिन कर सकता है क्या तू, गोपाल? या मुझे टाइप करना पड़ेगा? ये फिर ऊपर चला गया। चलो मैं ही टाइप कर देता हूँ टेलीग्राम लिंक। मेरे को फिर टाइप करना पड़ेगा। कर देते हैं। टाइपिंग स्पीड इज वेरी स्लो। चलिए जी, कर दें। जो नए बच्चे हैं वो इसको नोट कर लें फिर से। ये लीजिए, आ गया। अभी रुक जाओ, कमेंट मत करना, फिर मेरा मैसेज ऊपर भाग जाता है और पिन भी नहीं कर पाता मैं उसको। लो, ये ले लीजिए भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें फिर से एक बार, वैसे तो डला हुआ स्टडी मटेरियल और डाल दूंगा। अच्छा, मैं इसको अपडेटेड कर दिया है। मैंने आपको बताया था ना, कुछ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो मैंने आपको नोट करने के लिए एक बात रखी हुई थी कि मैक्सिमम जगह ऐसा लिखा रहता है, लेकिन अब मैंने उसको फाइनल जो करेक्शन है वो कर दिया है, अपडेट कर दिया है, और वो अपडेटेड स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, ठीक है। आज वाला ये स्टडी मटेरियल अपडेटेड ही है, देख लो एक बार वो एपिथेलियल टिश्यू। हाँ भाई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्टिंग से, उनको ये बात पता है। यहाँ पर ई करके क्या लिखा हुआ था, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें क्या लिखा हुआ था, एपिडाइमिस और वास्ट डेफरेंस। मैंने क्या बोला था कि आजकल एपिडाइमिस और वास्ट डेफरेंस को हम किस में कंसीडर करते हैं? बोलो भाई, सूडो स्ट्रेटिफाइड। इसलिए मैंने अब उस दोनों एग्जाम्पल को स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर से कहाँ डाल दिया, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर में, एपिडाइमिस और वास्ट डेफरेंस। ठीक है, तो ये अपडेटेड स्टडी मेटल आ जाएगा आपके पास। हाँ भाई, एक बार कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाए उसके बाद फिर से क्वेश्चंस कराएंगे आपसे। 3 अगस्त को क्विज है क्या आप लोगों के? आई डोंट थिंक सो। अगर होगी तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे क्विज के। सर क्या आपके नोट्स नीट के लिए, क्या पूछ रहा था भाई?
वो इतनी स्पीड से टाइप कर करके कमेंट आते हैं ना कि कमेंट पढ़ने से पहले ही वो ऊपर निकल जाता है। नीट के लिए ये जो चल रहे हैं नोट्स काफी हैं, बहुत ज्यादा ही डिटेल में है। ठीक है ना, तो इनको पढ़ते जाओ बस। ठीक है, चलो अगली क्लास का गैप है, उसके अंदर कुछ खा पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। अगली क्लास में फिर पढ़ना है तुम लोगों को। मेरा तो क्या है, मैं तो फ्री हूँ आज के लिए, मेरा तो वीकेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं तो करता हूँ चिल, आप करो अगली क्लास में तैयारी। ओके, चिढ़ा नहीं रहा हूँ। अभी तुम्हारा तो काम है ना पढ़ाई करना, तो पढ़ते रहो। एजुकेशन पॉलिसी अभी मैं बनाई नहीं है, मैंने बनाऊंगा जल्दी। मेरे से पूछा ही नहीं है अभी मिनिस्ट्री वालों ने। अरे कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये मत सोचना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भाई आराम, कोई पढ़ाई के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब कम पढ़ने की जरूरत है, पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई भी पॉलिसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे वो हम बैठे हैं, हम देख लेंगे, उस चीज को एनालाइज कर लेंगे। तुम तो पढ़ाई करो, जो पढ़ा दिया वो याद होना चाहिए बस, तुम्हारा काम इतना है। बाकी हम तो क्या, जाओ। तुम्हारी क्लास नहीं है अभी नेक्स्ट? वाह बच्चों, मतलब तुम भी फ्री हैं। पर पढ़ लेना तुम, मैं तो करूंगा चिल, पर तुम पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे को अभी पढ़ाई में ही एंजॉय करना है। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, जल्दी मिलते हैं। बाय बच्चों, बाय।